फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार और मास्टर जी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान रासायनिक बलगतकी चैप्टर चल रहा था। हम लोग रासायनिक बलगतकी चैप्टर में रासायनिक बलगतकी के बारे में पढ़े थे। रासायनिक बलगतकी के आधार पर अपक्रियाएं दो प्रकार की होती, तीव्र अपक्रिया, मंद अपक्रिया पढ़े थे और अपक्रिया का वेग या दर की बात हुई थी। तो हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में इतना पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हमको पढ़ना है वेग स्थिरांक की बात। तो वेग स्थिरांक से पहले एक छोटा सा पॉइंट हमारा पिछले वीडियो में छूटा हुआ था। अपक्रिया के वेग या दर का मात्रक हम लोगों ने नहीं लिखा था, तो यहाँ से कह सकते हैं अपक्रिया के वेग या दर का मात्रक, अपक्रिया के वेग, अपक्रिया का वेग। तो अपक्रिया का वेग बराबर लिखा गया था आपका माइनस का डेल्टा आर अपान डेल्टा टी, या फार्मूला लिखा गया डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, या डी पी अपान यहाँ से डी आर अपान डी टी भी लिख सकते हैं। ये हमारे सब सूत्र वहां लिखे गए थे अपक्रिया के वेग स्थिरांक के। तो हम जानते हैं जो आर था वो अभिकारक था, जहाँ पी की बात करें वो उत्पाद की बात थी। तो अगर यहाँ से बात कर लेते हैं अपक्रिया के वेग दर के मात्रक की, तो जो मात्रक हमारा होगा, मात्रक किसका, अपक्रिया के वेग या दर का, तो हमको पता है कि जो सांद्रता होती है, अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता की बात, तो कहीं अगर सांद्रता की बात किया जाए तो सांद्रता का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है। तो यहाँ सांद्रता के लिए क्या लिखा जाएगा, मोल प्रति लीटर। और समय के लिए सबको पता है, समय के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड आपका लिखा जाता है, समय के लिए सेकेंड। तो यहाँ से मात्रक बन जाएगा मोल, और आपका ये नीचे पहुंच गया तो बटे आपका मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। ये मात्रक हो गया अपक्रिया का वेग या दर का। अपक्रिया के वेग या दर का मात्रक अगर पूछा जाए, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुविकल्पी में बहुत बार पूछा जा चुका है कि अपक्रिया के वेग या दर का मात्रक क्या होता है। तो अपक्रिया के वेग या दर का मात्रक मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड होता है। ये बात हो गई अपक्रिया के वेग के मात्रा की। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेग स्थिरांक की। तो वेग स्थिरांक की अगर बात किया जाए तो वेग स्थिरांक है क्या, वेग स्थिरांक को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ से वेग स्थिरांक के का मान कैसे निकाला जाए, यह कह सकते हैं वेग स्थिरांक के का मात्रक क्या होता है। दोनों की जानकारी के लिए हम लोग पहले देख लेते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं, उसके आधार पे हम स्पष्ट कर सकते हैं वेग स्थिरांक को। तो मानते हैं यदि वेग स्थिरांक, यदि अति सूक्ष्म समयांतराल, यदि अति सूक्ष्म समयांतराल dt में अभिकारक की सांद्रता में अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी dx हो तो अभिक्रिया का वेग dt dx अपान dt होगा, अभिक्रिया का वेग dx अपान dt होगा। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया की करते हैं। तो माना अभिक्रिया के अभिकारक A के, अभिक्रिया के अभिकारक A के स्मॉल a अणु भाग लेते हैं, ग्राम अणु भाग लेते बाद और t समय बाद अभिकारक के X अणु उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं
भाई बात कर रहे हैं, माना अभिक्रिया के अभिकारक ए के कोई अभिकारक है, यहाँ से एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया की बात करते हैं तो अभिकारक के रूप में कैपिटल ए के रूप में अभिकारक लिया जा रहा है और उत्पाद के रूप में हम ए अभिकारक के रूप में, बी उत्पाद के रूप में था। उस समय प्रारंभिक अवस्था में अभिकारक ए की जो सांद्रता थी वो 1 ग्राम थी। तो प्रारंभिक अवस्था में जो ए है उसके जो अणु है सांद्रता है स्मॉल ए, उस समय जो उत्पाद था वो 0 था। फिर टी समय पश्चात जो अभिकारक ए थी वो बदल गया किसमें, एक्स अणु में। तो उत्पाद के रूप में एक्स प्राप्त हुआ, अभिकारक ए में कमी आ गई। कितने की कमी आई, एक्स की। से हम बात करते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ से टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता में जो कमी होती है तो ये हो जाएगा dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से हटाते तो वेग स्थिरांक के रूप में k आ जाता, तो हो जाएगा dx/dt बराबर के a माइनस एक्स। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि यदि a माइनस एक्स बराबर माना a माइनस एक्स बराबर 1 मोल प्रति लीटर, अगर हम a माइनस एक्स बराबर 1 मोल मान लेते हैं, a माइनस एक्स बराबर 1 मोल प्रति लीटर मानते हैं तो समीकरण 1 में इसको 1 मान सकते हैं, a माइनस एक्स के स्थान पे 1 रखते हैं। तो यहाँ से समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से अगर a माइनस एक्स का मान रखते हैं तो हो जाएगा dx/dt बराबर आपका k इंटू 1 को हल करने पर यह आ जाएगा k के बराबर। तो यहाँ से dx/dt बराबर k आ गया, जहाँ के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। या लिख सकते हैं जहाँ की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। हम लोग एक बार हम फिर से अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझ लेते हैं। यदि अति सूक्ष्म समयांतराल dt में अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी dx हो तो अभिक्रिया का वेग dx/dt होगा। और माना अभिक्रिया के अभिकारक a के 1 ग्राम भाग लेते हैं, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जहाँ a अभिकारक है, a अभिकारक के अभिक्रिया के दौरान स्मॉल a अणु भाग ले रहे हैं, कितने समय में, t समय में। तो यहाँ से कह सकते हैं 1 ग्राम अणु भाग लेते हैं, t समय बाद अभिकारक के x अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया थी, उस रासायनिक अभिक्रिया में कैपिटल A हमारा अभिकारक था, कैपिटल A अभिकारक के जो अणु थे वो स्मॉल a थे, स्मॉल a जो अणु थे वो t समय बाद x के रूप में परिवर्तित हो गए। तो यहाँ से x अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते, तो A तेल लगाया गया, B उत्पाद के रूप में हो गया। प्रारंभिक अवस्था में जो अभिकारक थे उसके A मोल थे, उस समय B 0 था। T समय पश्चात अभिकारक के जो मोल थे वो x में बदल गए, तो x की अभिकारक स्मॉल a में कमी हो गई। अब यहाँ बात करते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिक्रिया के जो सांद्रता होती उसके अनुक्रमानुपाती होती। तो यहाँ dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स हो गया। तो dx/dt बराबर के a माइनस एक्स, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। माना यदि a माइनस एक्स 1 मोल प्रति लीटर है तो समीकरण 1 में इसका मान रखें तो dx/dt बराबर क्या आ गया, जहाँ की क्रिया का वेग स्थिरांक है। अब यहाँ से हम वेग स्थिरांक की मात्रा की बात करते हैं। तो अगर हम मात्रा की बात कर लें तो वेग स्थिरांक का मात्रक जो होता है वो समय इनवर्स होता है, या इसे कह सकते हैं टी इनवर्स आपका या सेकेंड इनवर्स होता है। अब यह समय इनवर्स मात्रक कहाँ से आता है इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर
dx अपान dt की बात करते हैं तो dx अपान dt में हमारा जो मान है भाई यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं a माइनस एक्स का है, कितना आया 1 मोल आपका आया। जब ये 1 मोल आ रहा है तो इसके पहला वाला अभी फार्मूला हमने देखा, जो हमारी सांद्रता थी वो क्या हो रही थी dx अपान dt की बात हुई। तो dx अपान dt के लिए इसका मान 1 हो गया और बचा कितना आपका समय बचा, तो ये ऊपर पहुंचा तो टी इनवर्स हो गया, तो टी इनवर्स का मतलब समय इनवर्स आपका हो गया। इस प्रकार से हम वेग स्थिरांक के मात्रा की बात कर सकते हैं। तो ये हो गया वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, और यहाँ से हो गया वेग स्थिरांक के मात्रा की बात। फिर एक नोट है क्या, या लक्षण के रूप में भी हम कह सकते हैं। तो लक्षण के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k का मान निश्चित ताप पर निश्चित और स्थिर होता है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का जो मान होता है वो निश्चित ताप पर निश्चित और स्थिर रहता है, तथा ताप वृद्धि अगर अभिक्रिया को ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक k का मान बढ़ता जाता है। ये बात हो गई अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लक्षण की। एक और कह सकते हैं जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। तो कोटि के लिए हम अभिक्रिया की कोट निकालना देखेंगे तो उसमें समझ लेंगे कि अभिक्रिया की कोट होती क्या है। अब बात करते हैं हम आणविकता की। तो आणविकता है क्या, आणविकता किसे कहते हैं। तो आणविकता की बात यहाँ से अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की, तो अभिकारक के रूप में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उत्पाद से पहले जो पदार्थ लिए जाते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं परिभाषा में, आणविकता की परिभाषा में अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता है तो वह एक अणु अभिक्रिया कहलाती है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अणु भाग लेते हैं तो द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीन अणु भाग लेते हैं तो त्रिअणुक रासायनिक अभिक्रिया, या ऐसा कह सकते हैं कि जिनमें एक अणु वो उसकी आणविकता 1, जिनमें दो अणु होंगे उनकी आणविकता 2, जिनमें तीन अणु होंगे उनकी आणविकता 3 आपकी। तो यहाँ जैसे हम उदाहरण के रूप में ले लेते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जब अपघटन कराया गया तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और Cl2 आया। तो यहाँ अभिकारक के रूप में जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड था उसके अणुओं की संख्या 1 थी, और यहाँ से अपघटन के दौरान फास्फोरस ट्राइक्लोराइड व क्लोरीन गैस प्राप्त हुई। तो यहाँ से जो अभिकारक थे उसके अणुओं की संख्या कितनी, 1। तो यह कैसी अभिक्रिया हुई, एक आणविकता वाली या एक अणुक अभिक्रिया ऐसे कहते हैं। फिर दूसरी अभिक्रिया के रूप में H2+I2 लिया गया, जिसका अपघटन कराने पर 2HI, मतलब हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ क्रिया कराने पर हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त हुआ। अब हाइड्रोजन एक अणु हुआ, आयोडीन 2, तो अभिक्रिया किस प्रकार की हुई, इसकी आणविकता 2 या द्विअणुक अभिक्रिया हो जाएगी। अगली है 2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया गया, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराया गया, 2CO2 प्राप्त हुआ। अर्थात यहाँ से दो अणु CO के हुए, एक अणु O2 का हुआ, तो कितने हुए, 3। अब इसकी आणविकता कितनी हो गई, 3। कैसे हो गई, त्रिअणु। अब एक ये चिन्ह जो लगा है रिएक्शन का, इसे बोलते हैं उत्क्रमणीयता। मतलब ये जितनी भी अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं ये आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो अग्र दिशा में या पश्च दोनों दिशाओं में चलती और कभी पूर्णतया संपन्न नहीं होती। इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और जहां पर एक दिशा में तीर लगा दिया जाए तो वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती। अनुत्क्रमणीय किसी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक दिशा में चलती हैं, चलने के उपरांत वह पूर्ण हो जाती है या उत्पाद का निर्माण हो जाता और पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो ये बात हो गई आणविकता की। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया की कोट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभिक्रिया की कोट या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है या अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं।
तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की वह संख्या, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, मतलब जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है वह अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। एक बार फिर से हम देखते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की वह संख्या, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अथवा दूसरी परिभाषा कह सकते हैं, अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात, मतलब जो उसकी घात होगी तो कैसे अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, तथा सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। अब हम इसे निकालने के लिए एक सामान्य अभिक्रिया मान लेते हैं, उसके आधार पर इसे स्पष्ट करते हैं। माना एक सामान्य अभिक्रिया, अब एक सामान्य अभिक्रिया यहां से ले रहे हैं जहां मोलों की संख्या या कह सकते हैं अणुओं की संख्या स्मॉल ए, अभिकारक के रूप में कैपिटल ए प्लस स्मॉल ई बी कैपिटल बी आपस में क्रिया करके अभिकारक के रूप में उत्पाद के रूप में प्राप्त हुए स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस का स्मॉल डी और कैपिटल डी डी के रूप में। तो यहाँ कह सकते हैं माना एक सामान्य अभिक्रिया जो ली गई वो आपकी स्मॉल ए स्मॉल बी बी और ये उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ सी और डी के रूप में। तो कह सकते हैं यदि प्रयोगों द्वारा अभिकारक का वेग की सांद्रता की m घात और अभिकारक B की सांद्रता के n घात की अनुक्रमानुपाती पाया जाता है अनुक्रमानुपाती पाया जाता है। इस अभिक्रिया का वेग समीकरण dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a के पावर m इंटू b के पावर n, यहाँ से लिख सकते हैं dx अपॉन dt बराबर के a के पावर m इंटू b के पावर n। अब यहाँ से बात समझेंगे कि हमने माना एक सामान्य अभिक्रिया a प्लस बी बदल गया c प्लस डी के रूप में, जहाँ कैपिटल A के अणुओं की संख्या स्मॉल ए, कैपिटल B के अणुओं की संख्या स्मॉल बी, कैपिटल C के अणुओं की संख्या स्मॉल सी, कैपिटल D के अणुओं की संख्या स्मॉल डी। एक इस प्रकार की अभिक्रिया ली गई। इस अभिक्रिया में हम उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं भी ले सकते हैं, ऐसा चिन्ह भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ से यदि प्रयोगों द्वारा अभिकारक का वेग A, अभिकारक यहाँ से A की सांद्रता m घात और अभिकारक B की सांद्रता n घात के अनुक्रमानुपाती पाया जाता है या समानुपाती पाया जाता है। इस अभिक्रिया का वेग समीकरण dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a के पावर m इंटू b के पावर n, dx अपॉन dt बराबर के a के पावर m इंटू b के पावर n, जहाँ कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब यहाँ से ये जो k हो गया वो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अभिक्रिया की कोटि यहाँ से कह सकते हैं और अभिक्रिया की कोटि m प्लस n होगी, यहाँ से आपकी जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो m प्लस n होगी। अब ये अभिक्रिया की कोटि रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के रूप में इन्हें
व्यक्त किया जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया। शून्य कोटि की अपक्रिया क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पर वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है वह अपक्रिया जो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अपक्रिया का अगर वेग समीकरण की बात करें, शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग समीकरण शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग समीकरण। अब शून्य कोटि की अपक्रिया का जो वेग समीकरण होगा वो dx अपान dt डायरेक्टली शून्य हो जाएगी, तो इसे लिखा है a के पावर 0। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो dx अपान dt बराबर के a के पावर आपका 0 हो गया। a के पावर अगर किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता तो उसका मान 1 हो जाता, तो यहाँ से इसका मान 1 हो जाएगा, तो इसे dx अपान dt बराबर आपका k इंटू 1 आपका, जहां आपका k क्या है वेग स्थिरांक है, तो dx अपान dt बराबर आपका k हो गया। लिख सकते हैं जहां k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। यहाँ से कोई उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण के आधार पे इसे लेते हैं। N2 अधिक कराया जा रहा है, जो बदलेगा N2 प्लस हाफ में लिया N2O, अपघटन कराने पर N2 और हाफ O2 हुआ। अब यह जो अपक्रिया है वह शून्य कोटि की अपक्रिया है। यहाँ पर Au उत्प्रेरक के रूप में इस अपक्रिया में भाग लेता है। जब Au की उपस्थिति में N2O की अपक्रिया कराई जाती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती हैं। जो यह अपक्रिया है यह कैसी हो गई शून्य कोटि की अपक्रिया। तो भाषा में लिख सकते हैं कि यदि N2O को उच्च ताप पर अपघटित कराया जाता है Au उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो N2 और हाफ O2 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की जो अपक्रिया लेते हैं, अतः लिख सकते हैं अतः यह अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी। शून्य कोटि की होगी। अब हम शून्य कोटि की अपक्रिया का मात्रक, अतः शून्य कोटि की अपक्रिया का मात्रक यह लिख लेते हैं। शून्य कोटि की अपक्रिया का मात्रक शून्य कोटि की अपक्रिया होता है मोल प्रति लीटर प्रति समय। मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है। मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है। अब यह वेग शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग। अब यहाँ से शून्य कोटि की अपक्रिया का अगर वेग आया तो dx अपान dt। अगर हम उत्पाद की बात कर लेते N2 की बात कर ले तो N2 के पावर यहाँ से कितना 0 आपका होगा, तो N2O अगर उत्पाद की बात अपकारक की बात करें तो N2O 0 आपका हो गया। यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया गया, क्या आ गया, तो dx अपान dt बराबर k, ये हो जाएगा N2O के पावर आपका 0। अतः यह क्रिया कैसी हो गई, यह क्रिया जो है शून्य कोटि की है। यह व्यंजक कैसा होगा शून्य कोटि की क्रिया का व्यंजक आपका हो गया। इस प्रकार से हम शून्य कोटि की अपक्रिया को समझ सकते हैं। एक बार पुनः देखते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया क्या है। वह अपक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, या वह अपक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के घात
शून्य होती है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। अब यहाँ से शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग समीकरण अगर निकालना है तो बात कर लिए dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a के पावर 0, मतलब अभिकारक की जो प्रथम घात है वह शून्य, यहाँ सॉरी जब अभिकारकों की घात है वह शून्य है, तो dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने पर वेग स्थिरांक के रूप में k प्रयुक्त किया जाता है, तो dx अपॉन dt इक्वल टू k a के पावर 0 आपका dx अपॉन dt a के पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से k इंटू 1 dx अपॉन dt इक्वल टू k, जहाँ की अपक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब हम लोग एक उदाहरण लिए, N2O को अपघटन कराया गया N2 प्लस हाफ O2 में। अब भाषा में हम इस अपक्रिया में लिखेंगे कि माना अपक्रिया में N2O को Au उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपघटित कराने पर N2 और O2 प्राप्त होते हैं, जहां इस अपक्रिया में N2O शून्य कोटि की अपक्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, अतः यह अपक्रिया शून्य कोटि की होगी। शून्य कोटि की अपक्रिया का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अपक्रिया का मात्रक क्या होता है, तो शून्य कोटि की अपक्रिया का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है। शून्य कोटि की अपक्रिया का, अब यहाँ से वेग, इस अपक्रिया के अगर वेग या दर की बात करें dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N2 O के पावर 0 आपका हुआ, तो dx अपॉन dt इक्वल टू k N2, अतः ये बात हो गई शून्य कोटि की अपक्रिया व उसके उदाहरण की। अब हम बात करेंगे शून्य कोटि की अपक्रिया के लक्षण के, जो अगले वीडियो में।